नमस्कार किसान भाइयों। भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रियंस में आप सभी का स्वागत है। भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रियंस यह एक कृषि स्नातक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों का समूह है जो किसानों की सहायता हेतु बनाया गया है। इस समूह का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर किसानों को जागरूक करना है और साथ ही किसानों को खेती संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। हम समस्त विषयों पर किसानों को जागरूक करते हैं, जिसमें है सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकें, सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सुरक्षित अनुबंध खेती, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग और साथ ही एग्रो एडवाइजरी एंड सॉल्यूशन, कृषि सलाह एवं समाधान। आप हमसे जुड़ने के लिए भगवंत एग्री क्लिनिक ऑन व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यह हमारे नंबर है अलग अलग जिलों के लिए, जहां पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डलते हैं। आइए अब हम हमारे आज के विषय पर बात करते हैं, वास्तविक कृषि, और वो भी बात है उर्वरता और उर्वरक पर। आखिर वास्तविक कृषि है क्या, या अप्लाइड एग्रीकल्चर है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किताबों में किताबी ज्ञान और जो इंटरनेट पे चल रहा है, वो किसानों के खेत तक आना बहुत मुश्किल है। और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आती भी नहीं हैं। तो आज इस सीरीज़ के माध्यम से अब हम यही इस प्रयास करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के हित में कैसे आ सकती है और किस प्रकार से किसान उनका उपयोग कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम उर्वरता और उर्वरक के बारे में यहाँ पर समझेंगे। चलो आइए अब हमारे विषय पर बढ़ते हैं हम। सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता। आखिर क्या है सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता, क्या होती है? तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉइल क्या है, मृदा क्या है। तो सॉइल को बोलते हैं सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, या हिंदी में कहें तो अनंत जीवन की आत्मा। अब ये सब अनंत जीवन की आत्मा क्यों कहते हैं? कि जैसा आप सब जानते हैं कि जो मृदा है उसमें सभी का जीवन निर्भर है। कहीं न कहीं हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन, सभी प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे, सभी का जीवन कहीं न कहीं मृदा पर निर्भर है। इसलिए इसे कहा जाता है अनंत जीवन जो है उनकी आत्मा। अब हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता की परिभाषा, जो वास्तविक परिभाषा है, वो ये है कि पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता ही मृदा उर्वरता कहलाती है। या यूं सरल भाषा में कहें तो जो हम खेती करते हैं उसमें जो पौधे उगाते हैं उनको संतुलित मात्रा में, मतलब जितनी उनको आवश्यकता है उस मात्रा में अगर मृदा उनको पोषक तत्व प्रदान कर पा रही है, उपलब्ध करा पा रही है, तो वो मृदा उर्वरक मृदा कहलाएगी या उसकी मृदा की उर्वरता अच्छी है। परंतु जो हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो केवल एक ही संदर्भ में मृदा की उर्वरता मापी जाती है, वो है उत्पादन। ज़्यादा से ज़्यादा, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा जो मृदा उत्पादन देती है वही मृदा हमारे लिए फर्टाइल होती है, वही मृदा ज़्यादा उर्वरक होती है। परंतु ये गलत है। जो ज़्यादा उत्पादन दे इसका ये ज़रूरी कारण नहीं है कि वो मृदा उर्वरक हो, केवल वो वही मृदा उर्वरक हो जो ज़्यादा उत्पादन दे रही हो। इसके बाद है पोषक तत्व। कुल मिलाकर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को अपने जीवन काल में। उनमें से मुख्य हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो हम मुख्य तौर पर देते हैं। इसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और कुछ सूक्ष्म तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और बोरान। साथ ही कुछ अन्य मानक हैं जैसे पीएच, ईसी, ओसी। पीएच मतलब जो पीएच मानक होता है, जो मुख्य तौर पर अपन देखें तो 6.5 से 7.5 तक का पीएच मान सर्वोत्तम होता है। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो लवणीय मृदा में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, देखने योग्य होती है बात। और ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक जो कार्बन होता है मृदा में, वो मृदा की भुरभुरता को बताता है और साथ में नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी बताता है। अब हम बात करते हैं उर्वरक। आखिर उर्वरक होते क्या हैं? तो मानव द्वारा निर्मित रासायनिक खाद को हम उर्वरक कहते हैं। जो मानव द्वारा निर्मित हो और रासायनिक हो, मतलब केमिकली हो और ह्यूमन मेड हो, उनको हम क्या कहेंगे? उर्वरक कहेंगे। और साथ ही उर्वरकों का कार्य क्या है? जो संतुलित मात्रा में डालने पर पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। मगर इसका मतलब इस प्रकार है, ऐसे समझिए कि आप अगर इसे संतुलित मात्रा में नहीं डालेंगे तो ये पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। आपने इसको संतुलित मात्रा में डाला
तो ये पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाएगा। इसलिए हम उर्वरकों की परिभाषा में इसको बोलते हैं। मुख्य उर्वरक जो हम आम तौर पर उपयोग करते हैं वो है यूरिया सुपर, जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी अपन बोलते हैं, डीएपी जो फॉस्फोरस के लिए होता है, और पोटास। इसके बाद अब कुछ पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स भी आने लगे, उर्वरक आने लगे हैं, जैसे 19-19-19 हुआ, 052-34 हुआ, 0050 हुआ। ये भी आजकल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उर्वरकों के फायदे क्या क्या है। अधिक उत्पादन, बिल्कुल, उर्वरक डालने से अधिक उत्पादन होता है। यदि आप उर्वरक किसी भूमि में या किसी फसल में उर्वरक नहीं डालेंगे तो बिल्कुल उसका उत्पादन घट जाएगा। मतलब इसका अपन संदर्भ इस संदर्भ में ये बोल सकते हैं कि उर्वरक डालने से हमारा उत्पादन अधिक हुआ है, परंतु यो अधिक से अधिक डालने से, उर्वरक ज़्यादा से ज़्यादा डालने से और ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। एक लिमिट तक ही उर्वरक का फायदा मिलेगा आपको, उसके बाद उर्वरक का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद है उच्च गुणवत्ता। ये भी बिल्कुल सही बात है। उर्वरक अगर आप किसी फसल में उर्वरक नहीं डालेंगे तो उसकी गुणवत्ता इम्प्रूव नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। अगर आपने उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करा है तो उसकी गुणवत्ता उच्च होगी। इसके बाद है सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता। जी बिल्कुल, अगर आप उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सारे 17 न्यूट्रिएंट जो है, सारे 17 पोषक तत्व है, बिना उर्वरकों की मदद से आप पौधों को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसके बाद है कम समय में एवं तेजी से विकास। इसका मतलब है कि जब आप उर्वरक डालते हैं तो जो पौधा है या पौध है, उसका उसका जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है और वो कम समय में फल देती है, उत्पादन देती है आपको, जिससे कि आप एक साल में जो पहले एक फसल ली जाती थी वहाँ आप 2 से 3 से 4 फसल अपन ले रहे हैं। ये भी एक प्रकार से उर्वरक का फायदा है। इसके बाद हम बात करें उर्वरकों से होने वाले नुकसान की। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है या विषय है वो इसी पर फोकस करता है कि आखिर उर्वरकों से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ। ये पहली रिपोर्ट देखिए आप, रासायनिक उर्वरकों से कैंसर नहीं होता, ऐसा किस कहना है हमारे केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, उनका ये कहना है कि रासायनिक उर्वरकों से कैंसर नहीं होता। परंतु ये कब, जब कीटनाशक एवं रासायनिक खादें सही मात्रा में, सही समय पर और सही प्रकार से दी जाए तो इनसे नुकसान नहीं होता। इसी के बाद इन्होंने कहा है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच करा के पता लगा सके कि उसमें किस हिसाब से खाद और कीटनाशक दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉइल टेस्टिंग की बात करी गई है, मृदा परीक्षण की बात करी गई है कि आप मृदा परीक्षण का मदद लेकर अपने खेत के लिए खाद निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद है कैंसर को बढ़ावा दे रही है रासायनिक खेती, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी का। इन्होंने पीलीभीत में बयान दिया था ऐसा कि रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि खेती में प्रयोग से अनाज फसल और सब्जी जहरीली हो रही है, जो कैंसर को जन्म दे रही है। इसके बाद इन्होंने कहा कि देश में तेजी से कैंसर फैल रहा है और जिसका प्रमुख कारण खेती में बढ़ते रासायनिक खाद और दवाओं का प्रयोग है। इसके बाद हम अगला देखें तो मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी, जहाँ एक और इसके चलते जहाँ पे एक और फसलों का उत्पादन घट रहा है और उसकी पौष्टिकता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो पोषक तत्व मिट्टी में कम होते जा रहे हैं उसका हमारी हेल्थ पर भी इनडायरेक्टली प्रभाव तो पड़ रहा है, क्योंकि जो उत्पादन मिलेगा, जो अनाज मिलेगा वो भी कम पोषक तत्व वाला होगा। इसके बाद है देश में लगभग सभी हिस्से की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कृषि उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। तो जिसे हमने उर्वरकों के फायदे में देखा था कि अगर उर्वरक सही मात्रा में अपन डालेंगे या सूक्ष्म तत्व वाले जो उर्वरक हैं वो डालेंगे तो गुणवत्ता अच्छी होगी। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद है यूरिया का प्रयोग। तो जो यूरिया का प्रयोग 133 किलो से 134 किलो सालाना होना चाहिए, उसकी जगह यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है वो 300 से 400 किलोग्राम है हेक्टेयर पे, जो सालाना हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आगे देखें तो मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जबरदस्त कमी पाई गई है, जिसमें जिंक, बोरॉन और गंधक प्रमुख है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर भी जो सॉइल टेस्टिंग होती है, हम भी सॉइल टेस्टिंग करते हैं, और आपने कहीं पे यदि करवाई होगी तो वहाँ से भी देखने को मिला होगा ये चीज़ कि अधिकतर जो कमी पाई जाती है वो गंधक की है, सल्फर की है, और जिंक और बोरॉन की भी सूक्ष्म तत्वों में कमी पाई जाती है। इसके बाद है
देश की मिट्टी में फिलहाल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो अनुपात है वो 4-2-1 के अनुपात में प्रयोग की जरूरत है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। देश में अभी जो हो रहा है अनुपात वो है 7-3-1 के अनुपात में इन खादों का प्रयोग हो रहा है, जिसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे त्रिलोक चंद महापात्रा जी कह रहे हैं। इसके बाद है कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की सख्त जरूरत। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप देखिए, रबी की फसल बोने से पहले जिसमें उर्वरकों का संतुलित व उचित प्रयोग होना जरूरी है, इसी के भरोसे फसलों की उत्पादकता और पैदावार बढ़ सकती है। खाद के संतुलित प्रयोग से ही जमीन की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद है कृषि मंत्री ने किसानों से कहा, उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेती की उर्वरक क्षमता बिगड़ेगी। मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए इसमें पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्वों को बढ़ाने की जरूरत है। ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर जी ने कहा है। इसके बाद है जो डीवी सदानंद गौड़ा जी ने बयान दिया था, इस समय मिट्टी की सेहत को जांचने और उसे संरक्षित करने की जरूरत है, जो मृदा परीक्षण से आप करवा सकते हैं। इसके बाद है भूजल और जमीन बर्बाद कर रहे हैं उर्वरक। देखिए कैसे रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण हो रहा है प्रभावित। ये कैसे? खरपतवार नाशक कहें या जहर कहें, मैं आप सब यही जानते हैं, ग्लाइफोसेट जो अपन राउंड अप डालते हैं, ग्लाइफोसेट जो डालते हैं, ग्लाइसिन जो डालते हैं, उससे अभी हाल ही में जो रिपोर्ट चल रही है यूएसए में, वहाँ पर एक केस जीत गई है राउंड अप के खिलाफ और काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया गया है। ये कैंसर की वजह से ये बहुत बड़ा लेवल पे कैंसर करती है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है खरपतवार नाशक कहें या जहर कहें। प्राकृतिक तत्वों की दुश्मन है यूरिया, डीएपी, और ऊपर से अपन और उसे अधिक मात्रा में डालते हैं तो और ज़्यादा दुश्मन हो जाती है ये। इसके बाद है अन्नदाताओं के खेत पर रासायनिक खादों का प्रभाव। जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान भाई बंधु हैं, उनके खेत पर जो रासायनिक खाद है उनका क्या प्रभाव है, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है डोंट ओवर यूज फर्टिलाइजर्स, एग्री वर्सराइट टेल्स फार्मर्स। ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर कुड पॉल्यूट वाटर रिसोर्सेज अराउंड द फील्ड। जो खेत के आसपास के पानी के संसाधन हैं वो ज़्यादा अधिक मात्रा में उर्वरक उपयोग करने पर वो दूषित होते हैं, प्रदूषित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब अधिक मात्रा में आप उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो अगली जो बारिश आएगी या पानी के साथ में बहकर बाहर निकल जाएंगे और वो पानी वाले जो संसाधन है उनको प्रदूषित करते हैं, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है। इसके बाद बताया गया है कि एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वुड नॉट हेल्प। मतलब आप ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे वो किसी काम का नहीं है, वो किसी भी प्रकार से आपकी फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, वो अन्यथा और वो उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है इफ़ यू यूज़ मोर यूरिया देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। अगर आप यूरिया की ज़्यादा मात्रा उपयोग करते हैं जितनी वहाँ पर ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो इससे आपकी जो एक्सेसिव वेजिटेशन ऑफ द क्रॉप, मतलब जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, मतलब फूल पत्ती ज़्यादा आएगी परंतु फल वहाँ पर नहीं लगेंगे। इसके बाद बताया गया है गवर्नमेंट फॉर बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मोर एग्री शेयर इन जीडीपी। नरेंद्र सिंह तोमर जी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बैलेंस फर्टिलाइजर पे काम करेगी कि किस प्रकार से बैलेंस्ड यूज किया जाना चाहिए, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए और एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ाने के लिए जीडीपी में यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। इसमें इन्होंने बात कही थी बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ एज वेल एज बूस्ट क्रॉप यील्ड। मतलब संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर देने से एक तो मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा और साथ ही साथ जो क्रॉप यील्ड है, मतलब जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। इसके बाद इन्होंने बताया था कि प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन राइट क्वांटिटी एज पर सॉइल कंडीशन। और हम जो मृदा परीक्षण है उसके प्रयोग से प्रॉपर यूज करेंगे, संतुलित मात्रा में उपयोग करेंगे, जितना निर्धारित किया गया है उस मात्रा में करेंगे। इसके बाद नीचे मिनिस्टर साहब ने कहा है फार्मर दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर वुड डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब अधिक मात्रा में आप जो भी फर्टिलाइजर या उर्वरक उपयोग कर रहे हैं उससे आप अपनी खुद की खेती को खराब कर रहे हैं या बंजर कर रहे हैं। और हमें इसी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट को डालना चाहिए जिससे कि सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसके बाद हम बात करें तो इधर पे बोला है सब्सिडीज के बारे में। जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी होती है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये मतलब इससे दुष्प्रभाव तो नहीं बोल सकते परंतु कहीं ना कहीं ये जुड़ा
फर्टिलाइजर से, उर्वरक से और किसान से। कारण है कि बीच में कुछ ज़्यादा ही मैटर चल रहा था इस बारे में कि क्यों ना फर्टिलाइजर्स पे या उर्वरक पे जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को वो ख़त्म कर दी जाए। क्योंकि ऐसा सरकार का मानना था कि अगर हम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, किसानों के पैर तोड़ देंगे, बैसाखी तोड़ देंगे तो किसान जल्दी उठ जाएगा। परंतु ऐसा ये मैं इस बात का कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार से इसका वो नहीं करता हूँ। आगे देखिए, बिल गेट्स प्राइस सॉइल हेल्थ कार्ड। बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड की तारीफ करी है और कहा है कि क्वांटिटेटिव डाटा हेल्प फार्मर डिटरमाइन व्हाट फर्टिलाइजर टू यूज़। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मृदा परीक्षण से जो डाटा दिया जाता है किसानों को, उससे किसानों को मदद मिलेगी कि उनको किस हिसाब से कौन सा फर्टिलाइजर कितना यूज़ करना है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि बेटर सॉइल, बेटर इंफॉर्मेशन एंड बेटर स्टैटिक्स विल हेल्प मिनिमाइज द डैमेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनका यहाँ पर कहना है कि अच्छी मृदा, अच्छी जो जानकारी है और इसी के साथ में जो भी मृदा परीक्षण के माध्यम से उनको आंकड़े मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमको देखने को मिल रही है जलवायु बदलाव के कारण, वो जलवायु बदलाव वाली समस्या से हमको निराकरण मिलेगा या कहीं ना कहीं वो कम होगी। इसी के बाद है फर्टिलाइजर रिफॉर्म की नॉट जीरो बजट फार्मिंग। ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने यहाँ पर बात कही थी कि टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड प्रमोट व्हाट इज कॉल्ड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कुल मिलाकर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कम से कम पैसे में या कम से कम लागत में आप किस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आप फर्टिलाइज़र या उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे जो रासायनिक उर्वरक है उनका, और एक प्रकार से आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसी का एक प्रकार है, समझ सकते हैं इसको, जिसमें आप आपका जो बजट रहेगा वो कम से कम या यूँ कहें कि जीरो बजट है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसके बाद इसमें बताया गया था नो वंडर देयर इज यूज ऑफ ओवर यूज ऑफ यूरिया इन रिलेशन टू डीएपी एंड एमओपी। एमओपी मतलब पोटास, डीएपी मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और पोटास के कंपैरिजन में आप देखें, तुलनात्मक में देखें तो यूरिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। नाइट्रोजन के लिए यूरिया अधिक मात्रा में, इतने अधिक मात्रा में डालते जा रहे हैं कि जिससे अब वाटर पोल्यूशन भी होने लगा है, पानी भी दूषित होने लगा है। इसकी बात यहाँ पर कही गई है। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, जो हमारे देश की सर्वोच्च कृषि के संदर्भ में देखें तो सबसे सर्वोच्च अनुसंधान परिषद है, उसका ये उसकी ये रिपोर्ट में है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व लगातार प्रयोग करने से मिट्टी में सूक्ष्म एवं द्वितीय पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जो कम उपज का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि को तो प्रभावित होता ही साथ पौधों में विकार का कारण भी बन सकती है। नाइट्रोजन उर्वरकों का तय सीमा से अधिक उपयोग भूजल में नाइट्रोजन प्रदूषित करता है, नाइट्रेट का प्रदूषण करता है। और यही आप जानते होंगे कि ये नाइट्रेट जो पानी को दूषित करता है, इसी से ब्लू बेबी जैसी भयंकर बीमारी होती है। आप एक बार सर्च करिएगा ब्लू बेबी किस प्रकार से मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो नाइट्रेट से दूषित पानी पी लेते हैं तो उनको ये बीमारी हो जाती है। इसके बाद कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इन्होंने बताया था कि मृदा परीक्षण और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया था। इनका उपयोग करके हम कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग को कम कर सकते हैं, इन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। मृदा परीक्षण से इस प्रकार कि हम जब मृदा परीक्षण करवाते हैं तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें ये फर्टिलाइज़र कम डालना है, ये उर्वरक ज़्यादा डालना है, ये कम डालना है। तो इससे हम मतलब जितनी मात्रा में उसको ज़रूरत है, मृदा को जितनी मात्रा में ज़रूरत उतना ही उर्वरक डालते हैं। इसके बारे में यहाँ बात करी गई है। इसी के बाद मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और मिश्रित उर्वरक का अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। मतलब यहाँ पर बात करी गई है कि मृदा परीक्षण से आप जो संतुलित मात्रा में उर्वरक अनुशंसा कर रहे हैं, एक वो और साथ में मिश्रित वर्ड यहाँ पर आया है। मिश्रित का मतलब है कि जैविक खाद और अजैविक खाद मतलब रासायनिक खाद। एक तरफ जैविक खाद को रासायनिक खाद के साथ में उपयोग करने से आप मतलब कम से कम रासायनिक खादों की जो निर्भरता है वो कम कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर बताया गया है उस बारे में। इसके बाद है उर्वरकों से होने वाले अन्य नुकसान। अधिक उर्वरक के साथ साथ अधिक कीटनाशक का खर्च। जैसा आप सभी जानते हैं और मैंने आपको बताया भी कि अधिक आप यदि उर्वरक का या यूँ कहें यूरिया का उपयोग करेंगे
तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब फूल पत्ती ज़्यादा आएगी और आपका जो पौधा है वो कमज़ोर होगा। इस वजह से फिर कीटनाशक कीट जो है उस पे ज़्यादा लगेंगे, आपको कीटनाशक का खर्च बढ़ जाएगा। इसके बाद है मृदा के साथ साथ पानी का भी दूषित होना। अभी हमने देखा था कि जब आप ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालेंगे तो मृदा से पानी के साथ में बहकर वो उर्वरक जो जल संसाधन है आपके आसपास के, जैसे कुएं हुए, तालाब हुए, वहां पर जाके वो पानी को प्रदूषित करता है। प्रति एकड़ के अनुसार उर्वरक मिलना, ये बात नहीं है। ये आप जानते होंगे कि अब से ये ज़्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग किया जा रहा था, इसलिए अब ये सरकार ने नियम लाए हैं कि प्रति एकड़ या मतलब आपकी ज़मीन के हिसाब से, ऐसा कह सकते हैं कि आपकी ज़मीन, जितनी ज़मीन आपके पास है उस हिसाब से आपको उर्वरक दिया जाएगा, उससे ज़्यादा उर्वरक नहीं मिलेगा। ये यूरिया पर अभी चालू हो गया है, अब आगे देखने को और भी मिलेगा। प्रति वर्ष उर्वरकों के मूल्य में बढ़ोतरी, ये सबसे लेटेस्ट चीज़ है। ये आपने अभी देखा होगा, एक रिपोर्ट इफ्को की पहले निकली थी जिसमें उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाने की बात कही थी डीएपी की। वो जो डीएपी इफ्को वाले बनाते हैं वो उसकी प्राइस पहले 1200 रुपये थी, अब जो 1800 रुपये में मिलने जो नया स्टॉक आएगा वो आपको अब 1800 रुपये में मिलेगा। इस बारे में उन्होंने एक लेटर निकाला था। इसी के साथ एक जो मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड है उन्होंने भी एक लेटर निकाला है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जो नया स्टॉक आएगा उनका, मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड का, वो अब 1700 रुपये में डीएपी बेचेंगे। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि जो खाद है या उर्वरक है उनके मूल्य, मतलब एक आप ये बोल सकते हैं कि करीब करीब 50% प्राइस डायरेक्ट बढ़ गई है। जो 1200 रुपये की थी उसमें 600 रुपये वृद्धि होकर अभी वो 1700-1800 रुपये मिल रही है। तो ये उसी की बात की जा रही है और इस पे हमारे साथी है जिन्होंने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है, मैं उसकी लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप जरूर एक बार वो वीडियो को विजिट करिएगा। इसके बाद है दिन प्रतिदिन अपनी भूमि की उर्वरता कम होना और बंजर होते हुए देखना। आप सभी जानते हैं इस बात को कि उर्वरकों के प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, आपकी खेती पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, आपकी यूं कहें आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी आप उस चीज़ों के लिए मजबूर हैं। ऐसा अब नहीं है, क्यों, ये कुछ समय तक जरूर था जब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती नहीं आई, परंतु आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत जैविक खेती में ऑप्शन है। आप वह यहाँ से किसी भी चीज़ से यदि उधर जाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके उस ओर जा सकते हैं, कम रसायनों पे डिपेंडेंस आपकी कम कर सकते हैं, इन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। इसके बाद है स्वयं की भूमि होने के उपरांत भी जहरीला खाना खाना। जी बिल्कुल, अभी अपनी बात हुई थी कि आप अधिक मात्रा में उर्वरक उपयोग करेंगे, कीटनाशक उपयोग करेंगे तो बिल्कुल वो कैंसर तो करता ही है। और राउंड अप पे तो, ग्लाइसिन पे तो केस चल ही रहा है इसी मामले को लेके। ग्लाइसिन का उपयोग मतलब कैंसर, सीधी सी बात है ये तो। इसके बाद है निष्कर्ष क्या निकलता है। इतनी बड़ी वीडियो देखी है तो इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष इस प्रकार है कि मृदा परीक्षण करवाने के बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करें। ऐसा क्यों? आप ऐसा इसलिए है कि आप सभी जानते हैं मृदा परीक्षण क्या है। मृदा परीक्षण आपको बताता है कि वास्तव में आपके खेत में किस खाद की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है और इसे कब डालना है। जो हमारे कृषि मंत्री जी ने बात कही थी कि सही मात्रा में हमको खाद का प्रयोग करना है, सही समय पर करना है और सही मेथड से करना है या सही एप्लीकेशन करना है उसकी, तो वो सारी चीज़ें आप मृदा परीक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। और मृदा परीक्षण के माध्यम से अपन ये भी जान सकते हैं कि हमारे खेत में वास्तव में कमी किस चीज़ की जा रही है, किस चीज़ की वजह से ये रोग हो रहा है। जो सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से रोग हो रहा है, विकार आ रहे हैं, डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद है अनुशंसा के अनुसार ही संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करें। आप मृदा परीक्षण करवाएंगे, वहाँ से आपको अनुशंसा मिलेगी। कहीं से भी आप मृदा परीक्षण करवाएं, हम भी मृदा परीक्षण करते हैं, आप जहाँ से भी करवाएंगे अनुशंसा आपको दी जाएगी। अलग अलग आपकी रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग खादों के लिए, अलग अलग उर्वरकों के लिए आपको अनुशंसा दी जाती है। तो उस अनुशंसा के अनुसार संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। यदि आपको यह अनुशंसा समझ नहीं आ रही है तो हमारे जो दिए गए नंबर हैं उस पर आप अपनी रिपोर्ट बता सकते हैं या हमारे व्यक्तियों से कांटेक्ट कर सकते हैं उस व्हाट्सएप के माध्यम से। वहाँ पर आपको अनुशंसा को एक बार फिर से समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा कि आप मृदा स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं और किस प्रकार से आप और दूसरे ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जैविक खेती एवं खाद को बढ़ावा देना। हम सभी जानते हैं रासायनिक खाद के अब जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब मृदा के साथ साथ हम मनुष्य में भी आने लगे हैं। इसलिए जैविक खेती की ओर हमें आज नहीं तो कल फोर्सफुली, भले बलपूर्वक हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे कि किस प्रकार से हम जैविक खाद में ये चीज़ उपयोग कर सकते हैं, जैविक खेती में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा रासायनिक खाद
साथ में चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अब आप वो दिखाना है टेस्टिंग, वो सब अपनी जगह है। परंतु हमें जैविक खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ना है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि जैविक खेती को बढ़ावा देना। दिखावटी गुणवत्ता नहीं, पौष्टिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिखावटी गुणवत्ता क्या होती है? आप मार्केट से फल लेके आए हैं, फल जो अच्छा दिख रहा है, जिस पे केवल बेस्ट क्वालिटी का टैग लगा है, जो अच्छा बड़ा है, वो अच्छा क्वालिटी का फल है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये है। परंतु वो नहीं है। जैसा मैं आप सब जानते हैं कि जितना बड़ा फल रहता है उसका उसका टेस्ट उतना ही डल होते जाता है या कम होते जाता है। जितनी हाइब्रिड चीज़ें अपन देखते हैं आज के ज़माने में, आप जाम का एग्जांपल ले लीजिए, जितना बड़ा जाम आता है, सभी जानते हैं हम, तो उसका टेस्ट उतना ही कम होता है। परंतु जो गांव में लगे हुए हैं, जो घर में नेचुरल तौर पे लगे हुए हैं, जो बचपन से हमने खाए हैं, उनका टेस्ट देख लीजिए, तो आपको अपने आप पता चलेगा, और वो पौष्टिक भी है। आप विश्वास करिए कि वो चीज़ पौष्टिक भी है। जो आप दिखावटी ला रहे हैं ना, वो कहीं से कहीं तक पौष्टिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर बात लिखी गई है कि दिखावटी गुणवत्ता नहीं, पौष्टिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। इसके बाद है सराहनीय प्रयास। तो एक प्रयास है यहाँ पर किया गया, बहुत, मैं भी इसकी बहुत सराहना करता हूँ। ये है सिंहाड़ा खंडवा की बात। खंडवा बुरहानपुर जो है, वहाँ की बात की जा रही है। इसमें कहा गया है रासायनिक खाद से तौबा, गोबर से उगा रहे सब्जी और गेहूं की फसल। अब देखिए यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। जैविक खेती जो है उसके बारे में ये बात कही गई है। रासायनिक खाद इधर है। रासायनिक खाद के दुष्परिणाम के बारे में जानने के बाद एक परिसर में इससे तौबा कर ली। खुद जमीन खरीदी और उस पर गोबर से सब्जी गेहूं उगा रहे हैं। वे इन सब्जी और गेहूं का न केवल खुद उपयोग कर रहे हैं, बल्कि रिश्तेदारों के घर भी पहुंचा रहे हैं। बगैर रासायनिक प्रभाव वाले सब्जी अनाज के लिए ब्यूटी पार्लर संचालक नीना वर्मा ने शहर से 8 किलोमीटर दूर सिंहाड़ा के अहिंस नगर में, अहिंस नगर के पास 5 एकड़ जमीन खरीदी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो समझने लायक है। सबसे पहली बात यहाँ पर करी जा रही है कि सराहनीय इसलिए है कि एक महिला है, नीना वर्मा जी, मैं इनकी सराहना करता हूँ। और दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर संचालक थी, किसी किसान परिवार से नहीं आती है, उसके बाद भी ये इतना सराहनीय काम कर रही है, तो इनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, इनके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। इसी के साथ ये खुद तो उगा रही है, खुद खा रही हैं, अच्छा जो जैविक पौष्टिक भोजन है वो खुद खा रहे हैं, और साथ में अपने रिश्तेदारों को भी खिला रही हैं। इसलिए इनकी सराहना करना यहाँ पर बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली वीडियो में क्या बताया जाएगा। ये वीडियो ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से आप उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। मतलब जो रासायनिक खादों पर आपकी निर्भरता है, उसको आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे आप जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से आप मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग और जो जैविक खाद है उनका उपयोग कैसे साथ में कर सकते हैं, किस समय पे कर सकते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। किस प्रकार से आप जैविक प्रणालियों को अपनाकर अपना उत्पादन बनाए रख सकते हैं। मतलब जैसा कहा जाता है कि आप जब जैविक की तरफ जाएंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा, एकदम से उत्पादन कम हो जाता है, ये सारी चीज़, हाँ मानता हूँ मैं होता है, परंतु आप एक तरीका है उसका भी कि किस प्रकार से आप धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन करके उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाई यदि करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि नहीं भी करवाते हैं तो आप दोनों को साथ में मिश्रित, जो जिसकी बात अपन ने करी है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद है किस तरीके से आप रासायनिक उर्वरकों के खर्च एवं दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका खर्च जो बढ़ता जा रहा है, उनको किस प्रकार से, मतलब इसमें यदि मैं ऐसे बात करूं, जनरल एक एग्जांपल दूं, तो किस प्रकार से हम जो रासायनिक खाद है उनका ना जमीन में डालने के बजाय हम उनका स्प्रे कर दें, तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत लाभ होता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, उससे ना प्रदूषण होता है। इस प्रकार की बातें, ये सारे जो दुष्प्रभाव है वो भी कम होगा, खर्च भी बच जाएगा। इस प्रकार की बातें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ है मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर किस तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करें। तो मृदा परीक्षण मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप अपने आसपास जो भी मृदा परीक्षण केंद्र हो या हम मृदा परीक्षण करते हैं तो हमसे संपर्क करें और मृदा परीक्षण एक बार जरूर करवाएं। क्योंकि इससे आपका यह फायदा तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे जो फायदा है वो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपका जो उपयोग करना है मृदा में,
जो उर्वरक उपयोग कर रहे हैं वो कम से कम होगा और खर्च आपका कम होगा, आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो मृदा परीक्षण से किस तरीके से उपयोग का मतलब उर्वरकों का प्रयोग करें, इसके बारे में हम जनरल तो यहाँ पर बताएंगे। अगर आपको आपके पास यदि कोई रिपोर्ट है या आप करवाएं उसके बाद में आपके पास रिपोर्ट आए, तो आप हमारे नंबर पर वो रिपोर्ट को सेंड करें और वहाँ पर वो उसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अनुशंसा अलग से हमारे द्वारा ले सकते हैं या जो अनुशंसा दी है उसको हम समझा देंगे कि किस प्रकार से आपको क्या क्या किस प्रकार से उर्वरक कब कब डालना है। इसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए अब इसके बाद में ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, वास्तविक एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। ये वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवंत ग्रुप ऑफ एग्रियन से जुड़ जाएं। आपका धन्यवाद, आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद। धन्यवाद।